बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता जाऊँ और फिर हम इसकी डिटेल में भी जाते हैं और मैं इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल का भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे देता जाऊँ कि बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। एक्चुअली बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था, या बोहर एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशंस में हम एक चीज स्टडी करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में, और उसकी लिमिटेशन ये है कि बोहर मॉडल ने ये कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, एक शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एक सिंगल लाइन उसकी जनरेट होगी, सिंगल लाइन उसकी जनरेट होगी। मतलब ये अगर एक लाइन है तो उसकी एक जनरेट हो रही थी एनर्जी। अब जब हमने मॉडर्न या हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के जरिए जब हमने हाई रेजोल्यूशन की इसकी, दैट सिंगल लाइन वाज separated into several lines, वो several lines में हमें वो नजर आ रही थी, और इन लाइंस को हम मल्टीपल लाइंस भी कहते हैं, मल्टीपल लाइंस भी हम इन्हें कह रहे हैं, इन्हें हम फाइन लाइंस भी कहते हैं और इन्हें हम फाइन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। फाइन स्ट्रक्चर्स जो है ये भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट कब आया? जब हमने हाई रिजोल्यूशन से रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के जरिए हमने उसको ऑब्जर्व किया। बोहर मॉडल ने ये कहा था कि एक लाइन जनरेट होती है, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इनको स्टडी किया गया तो सेवरल लाइंस थी वहां पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, that is the limitation of Bohr atomic model. Then what about these lines? ये क्यों जनरेट होती हैं? जब एक शेल से एनर्जी रिलीज होती है, एक शेल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो सेवरल लाइंस क्यों डेवलप होती हैं? ये इस वक्त का क्वेश्चन है। अब ये जो सेवरल लाइंस डेवलप होती हैं, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी ये बात स्टडी की थी कि एक शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स हैं। ठीक है, मतलब S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है, F सब शेल है। अब S, P, D और F की एनर्जी सेम नहीं है। जब उनकी एनर्जी सेम नहीं है तो उनसे जो लाइंस जनरेट होनी है वो भी सेम नहीं होनी। जनरेशन ऑफ दीज लाइंस confirms the subshells of the atoms। ठीक है, सब शेल्स का जो कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ वो एक्चुअली यहाँ से डेवलप हुआ। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, एक्चुअली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सब शेल्स। ये सब शेल्स के कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक शेल में मुख्तलिफ सब शेल्स पाए जाते हैं, ये उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब इसी चीज पे हमने डिस्कशन करनी है। अब ये जो L की वैल्यूज हैं, पहले हम ये देख लें। L की वैल्यूज 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। या फिर सिंपली हम इसे ये भी कहते हैं कि L की वैल्यू जो है वो n-1 होगी। n-1 मतलब अगर n की वैल्यू 1 होगी तो L वहां पे मैक्सिमम 0 तक जाएगा, और अगर n की वैल्यू 2 होगी तो उसकी पॉसिबिलिटीज फिर आगे आती जाएंगी। इसके अंदर मैं डिटेल में आता हूं। पहले मैं पॉसिबिलिटीज पे आता हूं, फिर मैं आगे वैल्यूज पे आता हूं। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब हम कौन से शेल पे खड़े हुए हैं? K शेल में हम और अगर K शेल में खड़े हुए हैं तो वहां पे L की वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल 0 होगी।
और L की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करती है S सब शेल को। ऐसे समझ लें कि ये जो L इज इक्वल टू 0 है ये S सब शेल का कोड है। एज़िमुथल वैल्यू जब भी 0 होगी दैट शुड बी S सब शेल। अगर हम n इज इक्वल टू 2 आते हैं तो उसमें हम L शेल की बात कर रहे हैं और L शेल में जो L की वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं वो L इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और L इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इसका मतलब सेकंड शेल में S सब शेल भी पॉसिबल है, S सब शेल भी पॉसिबल है और L की वैल्यू 0 जो है ये रिप्रेजेंट करती है P सब शेल को। P सब शेल भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सेकंड शेल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया कि सेकंड शेल में अगर ये वैल्यूज होगी तो फिर L की वैल्यूज ये पॉसिबल नहीं। इस तरह हम ये कहते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब हम M शेल में पड़े हुए हैं, M शेल को हम स्टडी कर रहे हैं और M शेल में जो L की वैल्यूज पॉसिबल है L इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, L इज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है और L इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है। अगर 0 है तो इट मींस कि हम S सब शेल में वहां पे जाएंगे और अगर L की वैल्यू 1 है तो फिर हम P सब शेल की बात करेंगे और अगर L की वैल्यू 2 है तो फिर हम D सब शेल की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक होगी। ये थोड़ी सी डिटेल होगी कि हम हर एक शेल में आगे पॉसिबिलिटीज जो है ऑर्बिटल्स की या सब शेल्स की वो क्या है। फिर हम आते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 हुआ इसका मतलब हम n शेल की बात कर रहे हैं और n शेल में फिर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। n शेल में पॉसिबिलिटी L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और L की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है और L की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है और L की वैल्यू यहाँ पे 3 भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी अगर 0 है इट मींस कि S सब शेल है और अगर 1 है तो इट मींस कि P सब शेल है और अगर 2 है तो इट मींस कि D सब शेल है और अगर 3 है तो इट मींस कि F सब शेल है। क्लियर हो गया। ये मैंने पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ये पॉसिबिलिटीज सारी यहाँ पे आ गई जो कि शेल्स हैं। अब पहले शेल में सिर्फ S सब शेल पॉसिबल है, दूसरे शेल में दो सब शेल पॉसिबल है S एंड P, तीसरे में S P और D पॉसिबिलिटीज है, चौथे में S P D और F पॉसिबिलिटीज। ठीक हो गया। ये पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं और L की वैल्यूज भी यहाँ पे क्लियर होगी कि 0 होगा तो कौन सा है, 1 होगा तो कौन है, 2 होगा तो कौन है और 3 होगा तो क्या है। क्लियर हो गया। अब हम जरा थोड़ा सा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे पास एज़िमुथल वैल्यू है, मैं इसको L वैल्यू भी कह देता हूं कि मेरे पास L वैल्यू है और L वैल्यू में मेरे पास सब शेल कौन सा है, फिर उस सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, कौन कौन से पॉसिबल हैं, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या पॉसिबिलिटी है। ये हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर यहां पे L की वैल्यू 0 है, एज़िमुथल वैल्यू 0 है, तो इट मींस कि हम सिर्फ और सिर्फ S सब शेल की बात कर रहे हैं, S सब शेल की वहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अब S सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज 2L + 1। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फार्मूला है दैट इज 2L + 1। अब देखिए L की वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो 2 × 0 0 0 + 1 1।
इसका मतलब s की ओरिएंटेशन जो है ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। जस्ट s में जो ऑर्बिटल्स की तादाद है वो क्या होगी, 1। ठीक होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फार्मूला होगा दैट इज 2n2 2l+1, ये फार्मूला है। अब अगर l की वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि 2n2 2n0+1, तो ये 2n2 0+1, ये तो 1 ही बचेगा, दैट शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। l की वैल्यू क्या है, सबशेल कौन सा है, उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। फिर अगर l की वैल्यू हम पुट करें 1 किस लिए हम पुट करते हैं, p सबशेल के लिए पुट करते हैं। अब p सबशेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी, यहां पे हम 1 पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 + 1, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें px आ जाएगा, उसमें py आ जाएगा, उसमें pz आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, we will put the value of L 1, 2 multiplied by 1 1 2 2 + 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर L की वैल्यू हम यहां पे 2 पुट करते हैं, इट मींस दैट इज d सबशेल, और d सबशेल में अगर यहां पे हम 2 पुट करते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। 5 ऑर्बिटल्स d के एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से हैं, dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, dx² y² हो गया और dz² हो गया। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं यहां पे 2 वैल्यू पुट करके, तो वो हमारे पास आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी ओरिएंटेशन। और अगर L की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, इट मीन दैट इज F सबशेल, और F सबशेल की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। 7 ऑर्बिटल्स में fx3 fy3 fz3 x² into yz, y² into zx, z² into xy and fxyz। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने वो चीजें मेंशन की हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी आ जाएगी, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कंक्लूजन हो गया कि हमारे किसी भी सबशेल में पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किसी भी सबशेल में पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितने हैं और उसकी जनरेशन यहां पे कितनी है और कौन से ऑर्बिटल का कोड क्या है। ठीक है, s सबशेल का कोड क्या है, p सबशेल का कोड क्या है, d का क्या है और f का क्या है। क्लियर हो गया। अब सपोज मैं एक छोटी सी यहां पे जो है एक्टिविटी हम ले लेते हैं। एक्टिविटी में हम ये लेते हैं कि अगर हमें ये कहा जाता है कि n की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू है 0, बताएं कौन से सबशेल में आप जाएंगे, तो 4th शेल के S सबशेल में हम जाएंगे। L 0 किसके, S के, तो हम लिखेंगे दैट इज 4S। अगर n = 4 और L = 2 कह देता है तो ये रिप्रेजेंट करता है 4 को और ये रिप्रेजेंट करता है d को, तो ये 4d सबशेल की बात हो रही है। ठीक हो, तो ये हमारे आज के लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल के बाद आएगा, और इसमें हम सबशेल तक पहुंचते हैं कि हमारा कौन सा सबशेल है और उसमें 0 वैल्यू किसकी है, 1 किसकी है, 2 किसकी है और 3 किसकी है, और इसको हमने n-1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और ये बोहर मॉडल की जो एक लिमिटेशन थी उसको ये फर्दर एक्सप्लेन करता है। थैंक यू वेरी मच।